हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई एम प्राची। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में। आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर 3 को, दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 3 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, जो कि सेक्शन 31 से लेकर के 36 तक बात करता है। सेक्शन 31 डिफाइन करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और not to do something if some event collateral to such contract does or doesn't happen। means contingent contract तब माना जाता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट उसे माना जाता है जो कि किसी घटना के घटित होने पर या उस घटना के ना घटित होने पर डिपेंड कर रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना या नहीं करना। किसी घटना के, किसी इवेंट के होने या ना होने पर उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस डिपेंड कर रहा है, किस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसे ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि अगर कल बारिश हुआ तो हम आपके घर आलू पहुंचाएंगे। तो बारिश का होना, यहाँ पे बारिश का होना इज इवेंट का होना या नहीं होना, बारिश का होना इज द इवेंट का होना या नहीं होना। तो यहाँ पे बारिश के होने पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे परफॉर्म किया जाएगा, मीन्स कि हम आपको आलू पहुंचाएंगे। तो आलू पहुंचाना इज कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस, और बारिश का होना इवेंट का होना, इवेंट का हैपन होना। तो बारिश के होने या ना होने पर आलू का पहुंचाना या न पहुंचाना, ये क्या है? ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। अगर ये घटना घटित होता है, अगर ये घटना घटित होता है तो ही कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा। मीन्स कल होगा या नहीं होगा, कल होगा या नहीं होगा, इस बात पर परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट का इज एग्जाम्पल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे इलिस्ट्रेशन इसका देखेंगे, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी ₹10,000 इफ बीज हाउस इज बर्न, दिस इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे अगर तुम्हारा घर जल गया। तो ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे अगर तुम्हारा ये घर जो है वो जल जाता है। तो जब घर जल जाएगा, ये क्या है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये घर जल जाएगा बी का, या जल जाता है, तो ही ए उसे 10,000 रुपए देगा। तो इस घर के जलने या ना जलने पर ही ये 10,000 रुपए का देना या लेना डिपेंड कर रहा है, रुका हुआ है। ये 10,000 रुपए क्या है, यही तो परफॉर्मेंस है कॉन्ट्रैक्ट का। घर अगर जला तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा, अगर घर नहीं जला तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाएगा। इस एक केस है नेमी चंद एंड अदर्स वर्सेस हरक चंद एंड अदर्स 1965 का, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट का केस है। रूल दैट द पार्टी सेटिंग अप अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एलिज एंड सपोर्ट द क्लेम दैट इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। The court also stated that the court isn't responsible for trying a contingent contract case suo moto if the party doesn't want to try the matter। अगर पार्टी नहीं चाहती है उस मैटर को ट्राई कराना कोर्ट में, अगर पार्टी नहीं चाहती है तो कोर्ट भी सुओ मोटो लेकर के किसी मैटर को, जो कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मैटर है, उसे सॉल्व नहीं करेगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट डिपेंड ऑन एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये फ्यूचर इवेंट की बात कर रहा है, ना कि प्रेजेंट और ना ही पास्ट। ये फ्यूचर इवेंट की बात कर रहा है। मतलब कोई घटना अगर फ्यूचर में घटित होती है तो उसका, उस पे बेस्ड जो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है, उसे ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और वो भी कैसा फ्यूचर इवेंट, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया कि बारिश का होना या ना होना, ये क्या है, ये तो अनसर्टेन है। बारिश का होना या ना होना, दिस इज अनसर्टेन। घर में आग लगना, ना लगना, दिस इज ऑल्सो एन अनसर्टेन इवेंट।
क्योंकि ये तो किसी को नहीं पता है कि घर में आग लगेगा या नहीं लगेगा, या बारिश होगी या नहीं होगी। तो ये अनसर्टेन इवेंट में ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का केसेस आते हैं। अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, और कौन सा इवेंट होना चाहिए? फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट can't बी enforced until the event that makes it contingent had happened। जब तक कि वो इवेंट घटित ना हो जाए, तब तक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। मीन्स जब तक कि बारिश नहीं होगा, तब तक घर में आलू नहीं पहुंचाया जाएगा। जब तक घर में आग नहीं लगेगी, तब तक उसे 10,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है, टोटली टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है? इवेंट के हैपन, इवेंट के होने पर। If the event that makes a contingent contract contingent become impossible, the contract become void। अगर किसी भी तरीके से जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल अगर हो जाता है, किसी भी तरीके से वो इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा? टोटली वॉइड हो जाएगा। मीन्स अभी अभी हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया था घर वाला। अगर ये घर ही न बने, अगर ए और ने और बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों ने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर तुम्हारे घर में आग लग गया तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। ए ने बी से यही कहा, लेकिन बी के पास तो घर ही नहीं रहा, उसका घर ही खत्म हो गया, उसका घर ही चला गया किसी और के पास, किसी और ने अपने नाम करा लिया। तो जिस समय इसका घर, बी का जो घर है, बी के पास नहीं रहा, किसी और ने अपने नाम करा लिया या बी ने सेल कर दिया, उसी समय, उसी क्षण ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो वॉइड हो जाएगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है ए और बी के बीच में, वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। जैसे कि अगर ये कहे कि बी से कि सी अगर आएगा, अगर सी कल यहाँ पे आएगा तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे घूमने। ये अगर ए जो है वो बी से कहता है अगर कल सी आएगा तो हम चलेंगे तुम्हारे साथ घूमने। तो घूमना क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस। सी का आना इवेंट का होना है, इवेंट का होना है। अब ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि सी जो है वो आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है, या बीमार हो जाता है, या फॉरेन चला जाता है, या भगवान न करे वो मर जाता है, सी मर जाता है। तो अब ये जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो गया। जिस क्षण ये जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हुआ, उसी क्षण इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कह दिया जाएगा? वॉइड कह दिया जाएगा। बस यही ये तीसरा वाला कह रहा है। इफ द इवेंट दैट मेक्स अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट बिकम इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने लास्ट लेक्चर में डील किया था, सेक्शन 30। अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है। लेकिन जो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वो वॉइड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड माना जाता है। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को भी वॉइड किया जाएगा तब जब उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तब। अदरवाइज इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो इसे इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है तब जब उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाए, अदरवाइज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट केस इज चंदूलाल हरजीवन दास वर्सेस CIT 1967 का केस है। चंदूलाल हरजीवन दास वर्सेस CIT 1967 सेज सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो भी इंश्योरेंस और इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं, और वो क्या होंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या वैलिड एग्रीमेंट होते हैं। जो भी इंश्योरेंस या इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। मीन्स जो घर का जलना हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल देखा, वो भी क्या है? एक तरीके से वो भी इंश्योरेंस का है, एग्जाम्पल है।
इंश्योरेंस वाले यही करते हैं ना कि अगर आपका घर जल जाएगा, अगर आपके घर में आग लग गया, आपका घर डूब गया, तो हम आपको पैसे देंगे। तो ये क्या है? फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपका हेल्थ खराब हो जाता है, तो आप मर जाते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस। अगर आपकी कार टक्कर खा जाती है, तो कार टक्कर खाएगी ही, ऐसा तो निश्चित नहीं है, ये तो सर्टेन है नहीं, हो सकता है ना भी खाए वो कभी। तो अगर आपकी कार की टक्कर हो जाती है, लड़ जाती है, गाड़ी का इंश्योरेंस, तो जो भी इंश्योरेंस इंडेमनिटी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट 1872 का केस है। द डिफेंडेंट promised to marry the plaintiff on the death of his father. While the father was still alive, he married another woman. It was held that it became impossible that he should marry the plaintiff, and she was entitled to sue him for the breach of contract. Means, अगर इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर तुम्हारे पिता जो हैं वो मर जाएंगे, तो हम तुमसे शादी कर लेंगे, पिता के मरने पर मैं तुमसे शादी करूंगा, और उसके पिता नहीं मरते हैं, तो वो किसी और से शादी कर लेता है। तो ये क्या हुआ? एक इम्पॉसिबल हो गया। अब तो इम्पॉसिबल हो गया कि उससे कभी शादी हो पाएगी। हाँ, हो सकती है, अगर जो उसकी पहली वाइफ है वो अगर मर जाए, अगर वो मर जाए या डाइवोर्स हो जाए, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाए किसी तरीके से, तो उसकी दोबारा शादी हो सकती है। लेकिन ऐसा तो इम्पॉसिबल हो गया उसकी शादी होना उससे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कोई भी इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इम्पॉसिबल हो जा रहा है किसी भी तरीके से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया जाएगा? वॉइड कर दिया जाएगा। अब रूल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 32 से लेके 36 तक बताया गया है। सेक्शन 31 में हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो 32 से 36 तक हम लोगों को देखना है, वो बात कर रहा है रूल्स के बारे में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के। कौन से रूल्स? 32 कहता है enforcement of contracts contingent on an event happening। कोई भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका इन्फोर्समेंट तभी होगा जब उस इवेंट का हैपनिंग होगा, मतलब वो इवेंट होगा, घटित होगा, घटना। इफ इवेंट हैपेंस, देन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस can't be enforced by law unless and until that event has happened। जब तक वो इवेंट हैपन नहीं होगा, तब तक लॉ के द्वारा भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, अगर अभी हमने आपको बताया, अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी तरीके से, तो सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। अदरवाइज ये वैलिड रहेगा। अगर इम्पॉसिबल नहीं हो रहा है वो इवेंट का होना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वैलिड ही रहेगा। इम्पॉसिबल जिस क्षण हो रहा है, उसी समय वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू बाय बीज हॉर्स इफ ए सर्वाइव सी। दिस कॉन्ट्रैक्ट कांट बी enforced by law unless and until C dies in A's lifetime। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता तब तक जब तक कि unless and until C dies in A's lifetime। बी क्या कह रहा है? ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी टू सेल अ हॉर्स टू बी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। इफ सी, to whom the horse has been offered, refuses to buy him, the contract can't be enforced by law unless and until C refuses to buy the horse। सी कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी
sum of money when B marries to C. C dies without being married to B. The contract becomes void. Means देखिए, अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा। एक है इवेंट 1 और एक है इवेंट 2। जो होना इवेंट 2 का होना मतलब परफॉर्मेंस होना डिपेंड कर रहा है इवेंट 1 के होने पर। इवेंट 2 का परफॉर्म होना डिपेंड कर रहा है इवेंट 1 के होने पर। अगर इवेंट 1 किसी भी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है तो इवेंट 2 वॉइड हो जाएगा। इफ इवेंट 2 का होना डिपेंड करता है इवेंट 1 के परफॉर्म होने पर, इवेंट 2 तभी परफॉर्म होगा जब इवेंट 1 परफॉर्म होगा। अगर इवेंट 1 किसी भी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है तो इवेंट 2 जो है वो वॉइड हो जाएगा। अगर इवेंट 1 जो है वो परफॉर्म हो जाता है तो इवेंट 2 क्या हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा और इसे भी परफॉर्म कराया जाएगा कोर्ट से। बस यही बात कह रहा है सेक्शन 32। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनी का है। इंश्योरेंस कंपनी का ये एग्जाम्पल है, अगर तुम्हारे घर में आग लगा तो ही हम तुम्हें पैसा देंगे। अगर तुम्हारे घर में आग लगा तो ही हम तुम्हें पैसा देंगे। अब घर जो है वो डूब जाता है, वो गिर जाता है, बाढ़ आती है, घर डूब जाता है, गिर जाता है, ढह जाता है, खत्म हो जाता है भूकंप में। अब क्या कहा गया था इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, अगर आग लगा तो ही पैसा देंगे। तो आग तो लगा नहीं, घर जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो गया कहानी घर की। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, जो इवेंट 1 है घर का जलना, इवेंट 1 जो था वो क्या था, घर का जलना, बर्न होना, लेकिन वो क्या हो गया एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गया। अब तो घर कभी जल नहीं सकता क्योंकि वो तो ढह गया है। इवेंट 2 क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, उसे परफॉर्म नहीं कराया जा सकता, उसे परफॉर्म नहीं कराया जा सकता। बस यही कह रहा है सेक्शन 32। कॉन्ट्रैक्ट में भी डिसॉल्व इन 2 वेज, कॉन्ट्रैक्ट को डिसॉल्व किया जा सकता है 2 तरीके से। एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस अगर उसके ऊपर अप्लाई हो और दूसरा इंटरनल फोर्सेस। और जो इंटरनल फोर्सेस होता है उसे ही कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस का एग्जाम्पल है, कल मैं आपको आलू भेजूंगा या भेजूंगी, कल मैं आपको आलू भेजूंगी, पर कल क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया, कल लॉकडाउन लग गया या मेरा आलू ही सड़ गया। कल मैं आपको आलू भेजूंगी पर कल लग गया लॉकडाउन, अब तो भेज नहीं पाएंगे आपको आलू हम। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डिसॉल्व हो गया, लेकिन कैसे, एक्सटर्नल फोर्सेस से। और यही एक्सटर्नल फोर्सेस कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। ये एक्सटर्नल फोर्सेस जो होंगे वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाते। लेकिन इंटरनल फोर्सेस में अगर हो रहा है, अगर इंटरनल फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं तो वो सेक्शन 31 और 32 के अंदर फॉल कर जाएगा। अगर आग लगा तो 10,000 रुपये दूंगा। अब आग लग गया तो इसका मतलब इंटरनल इवेंट हो गया। अब इस इंटरनल इवेंट के होने पर ही कॉन्ट्रैक्ट जो लिखा गया था उसे परफॉर्म किया जाएगा, जिस तरीके से लिखा गया था उसी तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। तो अब अपना नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 33। सेक्शन 33 भी उसी तरीके की बात कहता है, बस थोड़ा घुमा रहा है बात को। ध्यान से समझिएगा सेक्शन 33। Enforcement of contracts contingent on an event not happening। क्या कह रहा है, enforcement of contract contingent, अगर कोई घटना नहीं घटित हुआ, अगर कोई घटना नहीं घटित हुआ तो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाएगा। अगर कोई घटना घटित नहीं हुआ तो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाएगा। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट डजंट हैपन कैन बी इन्फोर्स्ड when the happening of that event become impossible and not before। अब ये बिल्कुल वही बात का उल्टा बात कह रहा है कि किसी भी घटना का घटित होना, जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना अनसर्टेन इवेंट से, अगर वो जो इवेंट है वो नहीं हुआ, अगर वो इवेंट नहीं हुआ तो ही
वो जो घटना है उसे परफॉर्म किया जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाएगा अगर वो घटना घटित नहीं हुआ। यहाँ उल्टा बात कर रहा है, निगेटिव सेंस में सेक्शन 33 कह रहा है बात। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं तो ये अच्छे से समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन कह रहा है A A agrees to pay B a sum of money if certain ship doesn't return. A ने B से ये बोला कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर ये जो शिप है ना ये वापस लौट के नहीं आएगा। तो क्या कह रहा है, ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा अगर ये जो शिप है ये वापस लौट के नहीं आया तो। अब ये शिप क्या है, वो डूब गई, संक हो गई। द कॉन्ट्रैक्ट में कैन बी इन्फोर्स्ड व्हेन द शिप सिंक्स। तो अब ये जो सिंक हो गई, ये जो शिप है वो डूब गई। जब वो डूब गई तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो ये क्या था, किसी भी चीज को, घटना को ना होने पर, अगर ये घटना हो गया, नहीं हुआ, अगर ये घटना शिप वापस लौट के नहीं आई तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। यही बात सेक्शन 33 कह रहा है, यही बात सेक्शन 33 कह रहा है। बात वही है, थोड़ा सा घुमा के कह रहा है निगेटिव सेंस में। किसी इवेंट के ना होने पर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना, जब तक इवेंट का ना होना इम्पॉसिबल हो जाए तब तक कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा अगर उसकी मम्मी आएंगी। क्या कह रहा है, मैं मार्केट नहीं जाऊंगा अगर उसकी मम्मी आएंगी। एक दिन पहले मम्मी चली गई आउट ऑफ स्टेशन, या कहीं ऐसे इतने दूर चली गई जहां पे एक दिन के अंदर आना इम्पॉसिबल है। मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, क्या कहा गया था, ए ने बी से कहा मैं कल मार्केट नहीं आऊंगा अगर तुम्हारी मम्मी आएंगी। मम्मी चली गई आउट ऑफ स्टेशन, तो ये इम्पॉसिबल हो गया उनका आना। अब तो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्समेंट किया जा सकता है। बस यही कह रहा है सेक्शन 33। इसके बाद सेक्शन 34 says when event on which contract is contingent to be deemed impossible if it is the future conduct of a living person। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये माना जा रहा है कोई इवेंट, व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल, ऐसा कोई इवेंट हो गया जिससे कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से इम्पॉसिबल मान लिया गया, इम्पॉसिबल हो गया। इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अभी तक हम लोगों ने ये देख रखा था कि अगर कोई भी जो फ्यूचर कंडक्ट है या कोई भी इवेंट की वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्पॉसिबल हो रहा है तो उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा। अभी तक तो हम लोग यही देखते हुए आ रहे थे, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके का बात कर रहा है सेक्शन 34। बात वही कह रहा है लेकिन थोड़ा एक स्टेप और आगे जा रहा है। ये कहता है if the future event on which the contract is contingent is the way in which person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which render it impossible that he should so act within the definite time or otherwise than under further contingencies। अब ये क्या बात कर दिया, ये फर्दर कंटिजेंसी का बात कर दिया। एक तो कंटिजेंट हो रहा है जिसकी वजह से ये इम्पॉसिबल हो जा रहा है, दूसरा ये फर्दर कंटिजेंसी की बात कर रहा है। उस इम्पॉसिबल एक्ट होने के बाद भी और फर्दर कंटिजेंसी अराइज हो सकती है। इसको समझेंगे हम लोग इलस्ट्रेशन से, तभी ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा 34। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। जैसे ए जो है ये ए है, अब ये ए जो है वो कहता है ए अग्रीज टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ बी मैरिज टू सी। ए बी को पैसा देगा, ए कहता है हम तुम्हें पैसे देंगे अगर तुम, ये जो बी है ये तुम, अगर तुम सी से शादी करोगी तो।
तुम अगर सी से शादी करोगी, ये सी है, तुम अगर सी से शादी करोगी तो हम तुम्हें पैसे देंगे, ये बी है। अब क्या होता है, सी मैरिज टू डी। अब ये जो सी है, ये भाई शादी कर लेता है डी से, सी शादी कर लेता है डी से। अब इस बी को पैसा तो मिलेगा नहीं, अब इस बी को तो पैसा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल हो गया यहाँ पे। अभी तक तो हम लोग यही देखते हुए आ रहे थे, ये तो इम्पॉसिबल हो गया। जब इम्पॉसिबल हो गया तो ये वॉइड हो गया। लेकिन 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 रुकिए, द मैरिज ऑफ बी टू सी मस्ट नाउ बी कंसिडर इम्पॉसिबल। अब तो शादी नहीं हो सकती बी और सी की, अब तो ए पैसा नहीं देने वाला। लेकिन एक स्टेप आगे चलते हैं। इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई। हो सकता है ये जो सी किसी और से शादी कर लिया है डी से, हो सकता है वो मर जाए, हो सकता है वो मर जाए, या दोनों का डाइवोर्स हो जाए। एंड दैट सी में आफ्टर वो मैरी टू बी, उसके बाद तो बी और सी की शादी हो सकती है ना, उसके बाद तो बी और सी की शादी हो सकती है। तो अब ये एक स्टेप आगे की बात कर रहा था सेक्शन 34, यही बात कर रहा है फर्दर कंटिजेंसीज की, कि अगर ऐसा हो जाता है जो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया था, ऐसा कुछ हो जाए जिससे एक और कंटिजेंसी क्रिएट हो जा रही है, तो ये 34 में बात किया गया, डबल कंटिजेंसी की बात किया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है 35। 35 says when contracts become void which are contingent on happening of specified event within fixed time। अब ये टाइम की बात कर रहा है, कोई भी इवेंट का घटना का घटित होना एक स्पेसिफाइड टाइम में, फिक्स टाइम में। तो सेक्शन 35 में दो तरह की बातें कर रहा है। ये कौन से दो तरह की बात कर रहा है भाई? ये कह रहा है अगर कोई घटना घटित हो जाती है विद इन फिक्स टाइम, एक तो ये बात कह दिया, एक जो घटना है वो घटित हो रही है विद इन फिक्स टाइम, हैपेंस विद इन फिक्स टाइम। और दूसरा क्या कह रहा है, अगर वो घटना जो है वो घटित नहीं हो रही है विद इन और बिफोर द फिक्स टाइम, जो टाइम दिया गया था उसमें वो घटना घटित नहीं हो रही है। अब ये दो तरह की बात कर रहा है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if a specified uncertain event happens within fixed time becomes void if at the expiration of the time fixed such event has happened। क्या कह रहा है? On the expiration of time, अगर टाइम एक्सपायर हो जाता है, जो फिक्स टाइम किया गया था वो एक्सपायर हो जाता है, एंड such event has not happened, or if before the time fixed such event becomes impossible। तो when contract may be enforced within the contingent on the specified event not happening within fixed time। क्या कह रहा है, अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे इन्फोर्स किया जा रहा है विच आर कंटिजेंट ऑन द स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद द फिक्स टाइम। अब हम यहाँ पे एक चार्ट बना के इसे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है अगर कोई घटना जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म किया जाएगा अगर हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, अगर कोई घटना होता है हैपनिंग विद इन फिक्स्ड टाइम, अगर घटना घटित हो जाती है अपने समय पर, जो भी हमने बताया था कि 1 साल के अंदर इस घटना को घटित होना है, और उसी बीच में वो घटना घटित हो जाती है जो कि पैरा 1 कह रहा है इसका, तो इसका इंफोर्सिएबल होगा, इंफोर्सिएबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इंफोर्सिएबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑन हैपनिंग, हैपनिंग पर इंफोर्स हो जाएगा वो। बट अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ, इम्पॉसिबल हो गया, तो ये तो आपको पता है ये वॉइड होता है। यहाँ तक तो ये तो इजी था, ये वाला लाइन तो इजी था। लेकिन ये सेकेंड लाइन क्या कह रहा है,
नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। अगर कोई घटना जो है हमने ये कहा था ये घटना घटित नहीं होगा, नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, हमने यही कहा था कि ये विद इन फिक्स टाइम में ये घटना घटित नहीं होगा, तो क्या होगा? इन्फोर्सिएबल होगा तब भी। किस बात के लिए? नहीं होने के लिए, क्योंकि हमने तो यही कहा था ना कि ये घटना घटित नहीं होगा, नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। हमने तो यही कहा था कि ये घटना घटित नहीं होगा विद इन फिक्स टाइम, तो ये भी तब भी क्या होगा? इन्फोर्सिएबल होगा। किस बात के लिए इन्फोर्सिएबल होगा? कि ये घटना फॉर नॉट हैपनिंग, ये घटना घटित नहीं हुआ, इसलिए इसे इन्फोर्स किया जाएगा। अब इस तरह का अगर जरा सा भी एमसीक्यू आ जाएगा ना, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अगर वर्ड्स को इसके अच्छे से ना समझे हो। तो यही कह रहा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग if a specified uncertain event doesn't happen within fixed time may be enforced by law when the time fixed has expired and such event has not happened, or before the time fixed has expired if it becomes certain that such event will not happen। बस यही बात कह रहा है इसमें, हमने आपको इजी वर्ड में बताया। अगर कोई घटना घटित हो रहा है फिक्स टाइम के अंदर, हमने ये कहा था कि ये घटना 1 साल के अंदर हो जाएगा और वो हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? इन्फोर्सिएबल हो जाएगा। ऐसा कोई कार्य हो जाता है जिसकी वजह से वो घटना इन्फोर्स नहीं हो पाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। ये तो ईज़ी था भाई। इसमें बात ये भी ईज़ी है, बस वर्ड्स को घुमा रहा है थोड़ा-सा। जो कि ये तो है ही, ये तो लॉ का ट्रिकी यही है ही। अगर आपको पढ़ना ही आ गया है डायरेक्ट तो फिर कर कहना ही क्या। तो बस यही कह रहा है, हमने तो यही कहा था कि अगर ये जो घटना है, ये घटना घटित नहीं होगा विद इन फिक्स्ड टाइम, और ये घटना घटित नहीं हुआ फिक्स्ड टाइम के अंदर, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? इन्फोर्स होगा, क्योंकि हमने तो यही कहा था, ये घटना घटित नहीं होगा, नॉट हैपन। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं, तो शायद और टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, अगर यहाँ तक भी आपको नहीं समझ में आया है तो। इलस्ट्रेशन कह रहा है, ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप रिटर्न्स विद इन अ ईयर। ए कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, कुछ पैसे दूंगा, अगर ये जो शिप है 1 साल के अंदर वापस आ जाता है। ये क्या है? पहले वाले का है। ये पहले वाले का एग्जाम्पल है, इलस्ट्रेशन। अगर 1 साल के अंदर शिप वापस आ जाती है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड इफ द शिप रिटर्न विद इन द ईयर। तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाएगा शिप अगर साल भर के अंदर वापस आ जाए तो। एंड बिकम वॉइड इफ द शिप बर्न। अगर रास्ते में वो जल जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल हो गया, अब वो कभी नहीं आ सकता। जैसे ही इम्पॉसिबल वाला कंडीशन कहीं भी क्रिएट होगा, वैसे ही वो वॉइड हो जाएगा। ये तो इजी था। सेकंड कह रहा है, ए प्रोमिसेस टू बी अ सम ऑफ मनी इफ सर्टेन शिप डजंट रिटर्न विद इन अ ईयर। ए ये प्रॉमिस करता है बी से कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर जो शिप है ना वो साल भर के अंदर नहीं आया तो। ए कह रहा है मैं तुम्हें पैसे दूंगा अगर शिप जो है वो साल भर के अंदर नहीं आता है तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अगर आ गया साल भर के अंदर तो वापस, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स इफ द शिप डजंट रिटर्न विद इन द ईयर। तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जाएगा अगर शिप साल भर के अंदर वापस नहीं आता है तो। और इज बर्न विद इन द ईयर, अगर वो जल भी जाता है तो, क्योंकि साल भर के अंदर वो जल गया, वहां पर नहीं आया। बात यहाँ क्या थी? नहीं आने की। जब वो नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जाएगा ही, ना ना कि कराया जा सकता, कराया जाएगा ही ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। तो ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए, सब ये जो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये इजी बहुत है, थोड़ा शब्द जो है वो काफी घुमावदार है यहाँ पर। 35 में, 35 के 34 में भी ऐसा ही था। 36 एंड द लास्ट सेक्शन सेज एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। अभी हमने यही बात करते हुए आ रहे हैं कि एग्रीमेंट जो कि कंटिंजेंट है, अगर वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो
वो वॉइड कर दिया जाएगा। तो अभी तक हम लोग इसी के बारे में बात करते हुए ही आ रहे थे कि कोई भी एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर इम्पॉसिबल कोई भी इवेंट हो रहा है तो वो वॉइड ही होगा। कंटिंजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, करने के लिए हो या ना करने के लिए हो। इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन, अगर कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट हो जाता है किसी भी तरीके से, इम्पॉसिबिलिटी वहां हो जाती है इवेंट पे, तो हमेशा वो वॉइड ही होगा। वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट इज नोन और नॉट टू बी टू द पार्टीज। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि पार्टीज ये दलील ले कि हमको पता ही नहीं था। अब ये पता हो या ना हो, अगर वो इम्पॉसिबल हो रही है तो वो वॉइड ही होगा। अगर पता हो या ना हो ये यहाँ पे मैटर ही नहीं करता। नॉलेज, अगर वो इम्पॉसिबल हो रहा है इवेंट किसी भी तरीके से तो वो वॉइड होगा। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं जो कि इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। ए अग्रीज टू पे 1000 रुपीज। ए ने बी से बोला कि मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा अगर दो स्ट्रेट लाइन मिल जाती हैं आपस में। तो क्या ये कभी पॉसिबल है कि दो स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिल सकती हैं आपस में? कभी नहीं मिल सकती। ये तो इम्पॉसिबल है। अगर हम ये कहें तो हमें पता ही नहीं था, ये तो मेरे तो नॉलेज में ही नहीं था ये, तो ये क्या होगा? ये कोई बात नहीं होती। इस तरह का एग्रीमेंट अगर किया गया है तो वो वॉइड ही होगा, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस कभी आपस में नहीं मिल सकती। A agrees to pay 1000 rupees if B will marry A's daughter C. C was dead at the time of the agreement. अब जब वो मर ही गया है, अब जब वो C जो है वो मर गया है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनकी शादी हो जाए? तो ये क्या हो जाएगा? ये वॉइड हो जाएगा। अगर कोई मर गया है तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि उसका भी शादी हो जाए, या दो स्ट्रेट लाइन कभी आपस में मिल ही नहीं सकती। जहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी दिखेगी वहां पे नॉलेज मैटर नहीं करेगा, उस तरह का एग्रीमेंट, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। इसका दो एग्जांपल्स और है जो कि इजी इजी से एग्जांपल्स है। Amit agreed to pay amount of rupees 300 if clocks moves anti-clockwise after putting the new battery. अगर हम बैटरी घड़ी में बदल दे, महंगी से महंगी बैटरी लगा दे, क्या ये कभी हो सकता है कि जो क्लॉक है वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगे? ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जब ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये क्या है? वॉइड माना जाएगा। Raman agrees to pay Suman for rupees 5000 if the sun rises in the west on Wednesday. वेस्ट से कभी सन नहीं निकल सकता। जब वो ऐसा कभी नहीं हो सकता तो इसे भी क्या माना जाएगा? वॉइड ही माना जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये सारे सेक्शंस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 31 से लेकर के 36 तक ये सारे सेक्शंस इजी तो हैं, लेकिन इसके जो वर्ड्स हैं पढ़ने के लिए, बेड एट के जो लैंग्वेज है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए समझ में नहीं आते हैं लोगों को। आपको ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप इस लेक्चर को सुने हो और आपको ये टॉपिक समझ में ना आया हो। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका आंसर देंगे। तो दोस्तों आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप अगर इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर ₹21। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके कोई भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर ज्वाइनिंग मी एंड लिसनिंग मी।